Library of Heavens Part 2, Eternal Destiny or Story of Shang Shannon Number 0, Volume 2, अध्याय 121 से 125। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। स्वरपथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति पुस्तक 2, अध्याय 121, ऐसा कोई भाग्य नहीं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। खंड 2, अध्याय 121, ऐसा कोई भाग्य नहीं। तुम दोनों शादीशुदा हो। सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर स्तब्ध रह गया। हाँ, लुओ रोक्सी और लुओ क्यूकी ने एक साथ सिर हिलाया। सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर ने टेम्पोरल ऋषि के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और दोनों ने गहराई से भौहें चढ़ा ली। खेती 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देती है: धन, साथी, तकनीक और स्थान। एक शिक्षक इनमें से 3 प्रदान कर सकता है, लेकिन साथी नहीं दिया जा सकता और यह पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। NOWELLBEJUN.com विशेष रूप से उन जैसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपने स्वयं के स्वर्ग के भाग्य को समझ लिया है। नियति की अंतिम प्रतियोगिता में सबसे छोटा परिवर्तन भी ऊंट की कमर तोड़ने वाला तिनका बन सकता है। एक शक्तिशाली दाव साथी न केवल महत्वपूर्ण क्षणों में पारस्परिक सहायता प्रदान कर सकता है, बल्कि खेती में अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान भी कर सकता है, एक दूसरे के भाग्य की पुष्टि कर सकता है और यहाँ तक कि भाग्य को पूरी तरह से विलय भी कर सकता है। कुछ मामलों में एक साथी के जीवन को दूसरे के भाग्य के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है, अस्तित्व को नया आकार दिया जा सकता है। हालांकि उनकी वर्तमान प्रतिभा और केवल धर्म पहलू क्षेत्र की खेती के साथ, भले ही उनके पति अधिक मजबूत हों, वे केवल स्टार नदी क्षेत्र के पहले या दूसरे स्तर पर ही हो सकते हैं। ऐसी ताकत एक उल्लेखनीय स्वर्ग के भाग्य के बिना दुनिया के शिखर तक पहुंचना लगभग असंभव बना देती है। किसी भी नजरिए से देखा जाए तो उनके तथाकथित पति उन्हें बोझ से ज्यादा कुछ नहीं लगते थे। वे आपके योग्य नहीं हैं। सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर स्पष्ट रूप से बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। टेम्पोरल ऋषि ने लुओ क्यूकी की ओर रुख किया और कहा, आप भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति कौन है, वे आपकी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के लिए अयोग्य हैं। नालायक कहीं का। लुओ रोक्सी और लुओ क्यूकी ने एक दूसरे पर नजर डाली और हंस पड़े। उनके पति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गया, वह अस्तित्व के शिखर पर खड़ा था। यदि कोई व्यक्ति योग्यता के बारे में चर्चा करता है, तो अन्य लोग इसे उस तक पहुंचने के लिए अपनी ऊंची चढ़ाई के रूप में देख सकते हैं। फिर भी यहाँ पहली बार किसी ने अन्यथा सुझाव दिया था। मैं तथ्य बता रहा हूँ, सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर ने जोर दिया। वे कहाँ हैं? उन्हें मेरे पास लाओ और मैं उन्हें तुम्हारे और उनके बीच का अंतर दिखाऊंगा। उन्हें खुद वास्तविकता समझने दो और समझदारी से पीछे हट जाओ। लुओ रोक्सी ने अपना सिर घुमाया। झांग जुवान, हॉल मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। खांसी खांसी। झांग जुवान आगे बढ़ी। नमस्कार हॉल मास्टर, आप उसके पति हैं। सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने सामने वाले युवक की जांच की। साधना स्तर केवल धर्म पहलू क्षेत्र के चरम पर है, जो पहले यान सान शीसन जैसे किसी व्यक्ति से बहुत कम था। हर तरह से बिल्कुल औसत दर्जे का। तुम्हारा पति कहाँ है? उसे भी यहाँ बुलाओ, टेम्पोरल ऋषि ने लुओ क्यूकी से कहा। लुओ क्यूकी भी इसी तरह बदल गए। शिक्षक झांग, ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं। झांग जुवान ने अपना सिर खुजलाया और अपने हाथ पकड़ लिए। झांग जुवान टेम्पोरल ऋषि का स्वागत करता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। टेम्पोरल सेज और सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर दोनों हतप्रभ थे। इन दो असाधारण प्रतिभाओं के पति एक ही व्यक्ति थे। यह आदमी, भले ही उसने 8000 जन्मों से अधिक पुण्य अर्जित किए हों, फिर भी वह योग्य नहीं था। तुरंत उनके भाव गुस्से से गहरे हो गए। इन उल्लेखनीय महिलाओं में से एक पर भी एकाधिकार जमाना जीवन भर का सौभाग्य होगा, फिर भी यहाँ वह दोनों पर दावा कर रहा था। बेशर्म। सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर अब खुद को रोक नहीं सका और उसने झांग जुवान को ठंडी,
दमनकारी दृष्टि से देखा। मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। पहला, मैं तुम्हें खेती के संसाधन और एक सभ्य स्वर्ग का भाग्य प्रदान करता हूँ, लेकिन तुम उन्हें तलाक दे देते हो और फिर कभी उनसे कोई लेना देना नहीं रखते। दूसरा, मैं तुम्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता हूँ, तुम्हारे अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ता। झांग जुबान ठिठक गया। क्या तुम ये कह रहे हो कि अगर मैंने उन्हें तलाक नहीं दिया तो तुम मुझे मार डालोगे? वह इस नाटक को देख रहा था और पूरी उम्मीद कर रहा था कि उसके शिष्यों को सर्वोत्तम साधना अवसरों के लिए ले जाया जाएगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ध्यान अचानक उस पर आ जाएगा। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं। सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। झांग जुबान ने असहाय होकर लुओ रोक्सी और लुओ क्यूकी की ओर देखा। आप क्या सोचते हैं? हम और क्या सोच सकते हैं? लुओ रोक्सी ने अपनी आंखें घुमाई। हॉल मास्टर, यदि आप मानते हैं कि मेरा पति मेरे लिए अयोग्य है, तो आप मेरे शिक्षक बनने के योग्य भी नहीं हैं। आखिरकार, मैं वास्तव में आपका छात्र बनने की भीख नहीं मांग रहा हूँ। बिल्कुल, लुओ क्यूकी ने दृढ़ता से कहा। उसने टेम्पोरल ऋषि को संबोधित किया। यदि आप शिक्षक झांग को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं मौत से लड़ूंगा। जब तक आप मुझे नहीं मारेंगे, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं आपको नहीं मार दूंगा। हालांकि दोनों महिलाओं के व्यक्तित्व और अनुभव अलग अलग थे, लेकिन झांग जुबान के लिए उनकी भावनाएं समान थीं। यह सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर और टेम्पोरल सेज ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने भौहें चढ़ा ली। ऐसी स्वर्ग की भाग्य प्रतिभाओं को खोजने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उन्हें खोना एक बहुत बड़ी क्षति होगी। बहुत अच्छा, तो चलिए झांग जुबान से अकेले में बात करते हैं, टेम्पोरल ऋषि ने फैसला किया। उसके हाथ के एक झटके से आसपास का स्थान घूम गया। हालांकि झांग जुबान अभी भी लुओ रोक्सी और लुओ क्यूकी को देख सकता था, लेकिन वे पूरी तरह से उसकी पहुंच से बाहर लग रहे थे, जैसे कि वे उसकी धारणा से गायब हो गए हों। यह ऐसा था मानो वह सभी बाहरी संपर्कों से कटकर एक टेलीविजन स्क्रीन में प्रवेश कर गया हो। झांग जुबान का दिल डूब गया। अंतरिक्ष का ये निर्बाध हेरफेर उसके द्वारा पहले देखी गई किसी भी चीज से कहीं अधिक था, जिससे पता चलता है कि टेम्पोरल सेज की ताकत यांगहाई से भी कहीं अधिक थी। आपने हमारी शक्ति देखी है, सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर ने झांग जुबान से आंखें मिलाते हुए कहा। उसकी निगाहें दमनकारी शक्ति से चमक उठी और झांग जुबान को अपने ऊपर एक पहाड़ी दबाव महसूस हुआ। इस जबरदस्त ताकत के तहत उसकी खोपड़ी में झंझनाहट हुई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तूफान में एक अकेली नाव पलटने की कगार पर है। दबाव के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी झुक गई, टूटने वाली थी। प्रभुत्व का प्रदर्शन। हॉल मास्टर ने स्पष्ट रूप से उसे सबक सिखाने का इरादा किया था। उम्मीद थी कि झांग जुबान पीछे हट जाएगा और पीछे हट जाएगा। अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए झांग जुबान की नसें खुल गईं। एक दुनिया के स्वामी और अनगिनत पीढ़ियों के शिक्षक होने के बावजूद उन्होंने खुद को सोर्स वर्ल्ड के शिखर आंकड़ों के सामने पूरी तरह से बेजोड़ पाया। आखिरकार नीयू ने एक बार एक समान शक्तिशाली व्यक्ति की हथेली के प्रहार से लगभग मर ही गई थी। अगर उसे मेरे स्वर्ग का भाग्य विरासत में मिला है, तो वह मेरे बराबर शक्ति हासिल कर लेगी, सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर ने झांग हुआन की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा वह अद्वितीय अधिकार रखते हुए डेस्टिनी हॉल की मास्टर बन सकती है। एक भी शब्द पूरे महाद्वीप में सदमे की लहर भेज सकता है। और आप जीवन भर के संघर्ष के बाद आप एक छोटे राजवंश में हॉल मास्टर या संप्रदाय के मास्टर बन सकते हैं। वानजियांग गेट, तुम उसकी परछाई भी नहीं देख पाओगे। मैं, झांग जुबान ने बोलने की कोशिश की, लेकिन अपार शक्ति से खुद को पंगु पाया। उसकी इंद्रियां सुस्त हो गईं और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर का लक्ष्य झांग जुबान के संकल्प को पूरी तरह से कुचल देना था, प्रतिरोध के किसी भी विचार को मिटा देना था। टेम्पोरल ऋषि ने कहा, मेरी शिष्या बनकर उसे टेम्पोरल स्वर्ग का भाग्य विरासत में मिलेगा। हालांकि मेरे पास कुछ शिष्य हैं और कोई गुट नहीं है, ये सबसे मजबूत स्तर 2 स्वर्ग के भाग्य में से एक है।
एक बार महारत हासिल करने के बाद वह अजेय होगी। और आप, क्या आप दशकों, सदियों की साधना को एकांत में सहन कर सकते हैं जबकि वह बहुत आगे बढ़ती है? इसके बावजूद उससे चिपके रहना उसे नीचे गिराना है। ये कृतघ्न और स्वार्थी है। अपने होंठ काटते हुए झांग जुबान ने उनकी दमनकारी आभा का विरोध करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति जुटाई। उनकी यात्रा मास्टर टीचर महाद्वीप से आकाश और उससे आगे तक अनगिनत चुनौतियों से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। जैसे ही उसके भीतर की ताकतें बढ़ी, उसने स्वर्ग के पथ, स्वर्ग के भाग्य को सक्रिय कर दिया। शुद्ध ऊर्जा उसके शिरोबिंदु के माध्यम से प्रवाहित हुई, जिससे कुचलने वाला दबाव कम हो गया। दमन खेती से नहीं है, ये भाग्य से है। झांग जुबान को अचानक समझ आ गया, असमानता उनके भाग्य के स्तर में निहित है। कुछ लोग अपने पैरों पर दुनिया लेकर पैदा होते हैं, उन्हें सत्ता तक पहुंचने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अन्य ऐसी ऊंचाइयों के एक अंश तक पहुंचने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हैं। ये भाग्य की मूलभूत असमानता थी, लेकिन झांग जुबान को विश्वास था। हालांकि अब उसका स्वर्ग का भाग्य कमजोर था, समय के साथ ये किसी अन्य से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। धीरे धीरे उसकी रीढ़ सीधी हो गई और उसकी चेतना लौट आई। कृतघ्न, यदि उसे त्यागना कृतज्ञता है, तो ये सबसे सच्ची कृतघ्नता होगी, झांग जुबान ने कहा। उसकी शांत आवाज ने दमनकारी चुप्पी को तोड़ दिया। सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर और टेम्पोरल सेज दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। न केवल उनके स्वर्गीय भाग्य के दमन का सामना करना बल्कि प्रतिक्रिया भी देना, यह अभूतपूर्व था। लेकिन उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। सच्ची प्रतिभाओं की तुलना में, जो 7 बजे स्टार नदी क्षेत्र और 12 बजे तक इसके 7वें स्तर पर पहुंच गए, झांग हुआन थे कुछ नहीं। भले ही आप कृतघ्न नहीं हैं, तो क्या? टेम्पोरल ऋषि ने व्यंग्य किया। वे आपको अब केवल इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्होंने यह नहीं देखा है कि सच्ची उत्कृष्टता कैसी दिखती है। उसकी तुलना में आपकी तथाकथित प्रतिभा नगण्य है। झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। भविष्य अनिश्चित है। कौन कह सकता है कि मैं उन तथाकथित प्रतिभाओं से आगे नहीं निकल पाऊंगा? पार, सोर्सबॉर्न हॉल मास्टर ठंडे स्वर में हंसे। आप में भाग्य की कमी है। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति पुस्तक 2, अध्याय 122, नियति में झांकना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। खंड 2, अध्याय 122, नियति में झांकना। इसके लिए नियत नहीं है। झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। मेरा भविष्य क्या होगा, ये तय करना आपके ऊपर निर्भर नहीं है। तो आप इस पर विश्वास नहीं करते? ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आप भाग्य के स्वामी बन गए हैं, आप वास्तव में अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आप इससे बहुत दूर हैं। उसकी उद्दंड अभिव्यक्ति को देखकर सोर्स हॉल मास्टर ने एक ठंडी हंसी निकाली। चूंकि यह मामला है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि भाग्य का वास्तव में क्या मतलब है। बिना किसी देरी के सोर्स हॉल मास्टर ने अपने हाथ से एक तेज गति की, जिससे अंतरिक्ष समय में दरार आ गई। तुरंत झांग जुबान को अपने पूरे शरीर में एक जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ। अगले ही पल वह दरार में फंस गया। चक्करदार भटकाव के बीच उसके सामने एक गहरा काला शून्य दिखाई दिया, मानो वह ब्रह्मांड की गहराई में डूब गया हो। जैसे ही झांग जुबान इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, एक शानदार नदी दिखाई दी, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी। यह नदी स्वर्ग से बहती हुई, किसी अज्ञात गंतव्य की ओर अंतहीन रूप से बहती हुई, इसकी अशांत धाराएं अपार शक्ति के साथ गर्जना करती हुई, अपनी शक्ति से अंतरिक्ष को घुमाती हुई। क्या ये नियति की सच्ची नदी है? झांग जुबान की पुतलियां सिकुड़ गईं। पिछले परीक्षण के दौरान उन्होंने स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा द्वारा बनाई गई डेस्टिनी नदी की एक नकली सहायक नदी की झलक देखी थी, लेकिन अब जो उसके सामने था, उसकी तुलना में यह एक पोखर की तुलना विशाल महासागर से करने जैसा था। असमानता समझ से परे थी। वास्तव में ये नियति की सच्ची नदी है। अंतरिक्ष समय का ऋषि अचानक पास में प्रकट हुआ और आगे की ओर इशारा किया।
इनमें से प्रत्येक नदी एक अद्वितीय नियति का प्रतिनिधित्व करती है, जो विभिन्न जीवन का प्रतीक है। झांग जुबान ने नीचे देखा और नीचे नदी को देखा। इसकी अनगिनत धाराएं एक साथ मिल रही थी, कुछ विशाल और शक्तिशाली, कुछ पतली और शुद्ध। दूर से पानी रंगों की चमकदार श्रृंखला से झिलमिला रहा था, स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा का एक अटूट स्रोत। झांग जुबान की आंखें चमक उठी। ये धाराएं स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा से संघनित हुई थी, प्रत्येक बूंद में अरबों ऊर्जा तार थे। यदि वह बिना सोचे समझे ऊर्जा में प्रवेश कर सके और ऊर्जा को अवशोषित कर सके, तो उसे फिर कभी शक्ति की कमी नहीं होगी। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी तेजी से कांपने लगी और उसका पूरा शरीर सहज रूप से खुल गया, ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास करने लगा। हालांकि कुछ क्षण बाद झांग जुबान की भौहें चढ़ गईं। अपने प्रयासों के बावजूद वह स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा का एक अंश भी अवशोषित नहीं कर सका। इसे अवशोषित नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हैं? सोर्स हॉल मास्टर ने झांग जुबान के कार्यों के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हुए व्यंग्य किया। आपको कैसे पता चला? झांग जुबान चौंक गई। उसने अनगिनत बार दूसरों द्वारा खींची गई स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को बिना पहचाने ही अवशोषित कर लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सोर्स हॉल मास्टर इतनी आसानी से नोटिस कर लेगा। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति की ताकत भयानक थी। यहाँ कोई नियति नहीं है जिसे आपने समझा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप इसे आत्मसात नहीं कर सकते। सोर्स हॉल मास्टर ने उपेक्षा पूर्वक अपना हाथ लहराया। मैं तुम्हें हार मान लूंगा। इतना कहते हुए उसने एक बार फिर झांग जुबान को पकड़ लिया। झांग जुबान विरोध करने में असमर्थ थी, उसे साथ ले जाया गया। पलक झपकते ही वे अरबों मील की दूरी तय करके नियति नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे। यहाँ 8 विशाल नदियां एकत्रित हुईं, जिनमें से प्रत्येक एक ब्रह्मांडीय तारा नदी के समान थी, जो अंतहीन रूप से फैली हुई थी। 8 नदियां एक विलक्षण भंवर में बह गईं, जैसे अनगिनत तारे एक ब्लैक होल में दह रहे हों, एक विस्मयकारी शक्ति बिखेर रहे हों। इस स्थान पर समय और स्थान अस्तित्वहीन लग रहा था, केवल एक विलक्षणता रह गई थी। यहाँ तक कि सामान्य कृषक भी नहीं, शायद खुद झांग हुआन भी नहीं, खिंचाव का विरोध नहीं कर सका, बल्कि धारा के आगे झुक गया और स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ हो गया। ये नियति की सच्ची नदी की पहली दहलीज थी। भंवर से निकलने वाली धाराएं आसानी से भाग्य की द्वितीयक नदियां बना सकती हैं। सोर्स हॉल मास्टर रुका और एक धारा की ओर इशारा किया। यही वह नियति है जिसे मैंने समझ लिया है, और यही वह नियति है जो आपकी पत्नी भी करने वाली है, समझे? स्रोत। ये स्रोत जगत की 8 महान नियतियों में से एक है। इसकी स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास करें। यदि आप सफल हो गए, तो मैं आपके साथ हस्तक्षेप करना बंद कर दूंगा। झांग जुबान ने झिझकते हुए ऊर्जा को अवशोषित करने का प्रयास किया, लेकिन पाया कि वह ऊर्जा का एक भी कतरा नहीं ले सका। जैसे ही उसने अपने सामने नदी को देखा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। स्रोत नदी का निर्माण 4 सहायक नदियों द्वारा किया गया था, जिनमें से प्रत्येक ने पहले देखी गई सभी नदियों को पार कर लिया था, जो एक अज्ञात स्रोत के साथ दूरी में घूम रही थी। आप इसे आत्मसात नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हैं? स्रोत को समझे बिना आप उसकी ऊर्जा नहीं खींच सकते। एक और पकड़ के साथ सोर्स हॉल मास्टर ने झांग जुबान को और ऊपर की ओर धकेल दिया। कुछ क्षण बाद वे 4 सहायक नदियों में से सबसे बड़ी पर पहुंचे। करीब आते हुए झांग जुबान ने देखा कि शून्य से एक पतली धारा बह रही है, जो नदी से जुड़ रही है और नियति में एक अभिसरण बना रही है। ये है लुओ रोक्सी की नियति। झांग जुबान को एहसास हुआ। वास्तव में उसने स्रोत की सर्वोच्च गहराई को समझ लिया है, जो स्रोत की 3 सहायक नदियों को शामिल करने में सक्षम एकमात्र नियति है। यदि वह सफल होती है, तो वह निस्संदेह सबसे मजबूत लोगों में से एक बन जाएगी, कुछ हिस्सा जो मैंने भी हासिल नहीं किया है। सोर्स हॉल मास्टर ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मैंने भी सर्वोच्च गहराई को समझ लिया है, मेरी सीमित प्रतिभा ने मुझे अब तक केवल 2 सहायक नदियों को मिलाने की अनुमति दी है। झांग जुबान ने करीब से देखा और देखा कि
भावर के पास दो सहायक नदियां विलीन हो गई थी। उनकी विशाल शक्ति एक दूसरे से अप्रभेद्य थी। लू और ओक्सी की धारा इन सहायक नदियों में से एक से जुड़ी हुई थी, जो तुलना में दयनीय रूप से कमजोर दिखाई देती थी। यदि वह आपसे संबंध नहीं तोड़ती है तो मैं आपको उसका भाग्य दिखा सकता हूँ। झांग जुबान के अवाक आश्चर्य को देखकर सोर्स हॉल मास्टर ने अपना हाथ हल्के से हिलाया, जिससे झांग जुबान लू और ओक्सी की नदी में उतर गया। धारा चौड़ी नहीं थी और झांग जुबान की उपस्थिति उसके प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली चट्टान की तरह थी। सहज प्रवाह तुरंत बाधित हो गया, स्रोत से दूर चला गया। यह ऐसा था मानो एक पहाड़ी जलधारा, जो शुरू में एक बड़ी नदी की ओर बहती थी, को जबरन एक सूखे मैदान में मोड़ दिया गया था। सोर्स हॉल मास्टर ने धीरे से दबाया। झांग जुबान ने खुद को धार के सामने असहाय पाया। अथाह पानी से अभिभूत होकर वह बह गया। नहीं, पानी के एक कौर में दम घुटने के बाद झांग जुबान ने बचने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसका शरीर कांप उठा और उसने अचानक खुद को एक छोटे से आंगन में पाया। ये कहाँ है? झांग जुबान हतप्रभ थी। क्या वह नियति की नदी में नहीं था? पलक झपकते ही वह यहाँ कैसे पहुँच गया? भ्रम से भरकर झांग जुबान आंगन के बाहर की ओर चल दिया। कुछ कदम चलने पर अफरा तफरी की आवाज उसके कानों तक पहुंची। एक वृत्ताकार द्वार के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसने एक खुला क्षेत्र देखा, जहां तलवार और ब्लेड की चमक से हवा भर गई थी। अनेक हस्तियां युद्ध में फंस गईं। झांग जुबान की आंखें दृश्य पर घूम गईं, फिर अचानक ठिठक गईं। अराजकता में लू और ओक्सी की आभा अस्त व्यस्त थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका शरीर खून से लथपथ था। उसे स्पष्ट रूप से गंभीर चोटें आई थीं। उसके चारों ओर 10 से अधिक काले बख्तरबंद आकृतियां थीं। उनके चेहरे अस्पष्ट थे और लगातार तलवारों से हमला कर रहे थे। छप समय पर चकमा देने में असमर्थ लू और ओक्सी की छाती में ब्लेड से वार किया गया। स्वर्गपथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति पुस्तक 2, अध्याय 123, नियति में झांकना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। खंड 2, अध्याय 123, नियति में झांकना। तलवार से वार किए जाने के बाद लू और ओक्सी का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया और उसने मुंह से ताजा खून उगल दिया। उसका शरीर अत्यधिक कमजोर होकर जमीन पर गिरने से पहले अनिच्छिक रूप से हिल गया। मरना। उसे ऐसी हालत में देखकर काले कपड़े पहने हमलावर एक साथ आगे बढ़े। उनके ब्लेड और तलवारें ऊर्जा का एक घातक जाल बना रही थी। किसी भी क्षण उसकी पत्नी, जो उसके साथ सोर्स वर्ल्ड में गई थी, उसकी आंखों के ठीक सामने मारी जा सकती थी। रोक्सी, खून से लथपथ आंखों के साथ झांग जुबान अपनी जगह पर टिमटिमाता हुआ चला गया। 2 अंगुलियों को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए वह काले कपड़े पहने एक व्यक्ति पर झपटा। जैसे ही स्वर्ग का भाग्य कांप उठा, ऊर्जा का एक प्रवाह उसकी शिरोबिंदु के माध्यम से उसकी हथेली में प्रवाहित हुआ। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसका शरीर अप्रत्याशित रूप से लड़खड़ा गया और वह अनजाने में सीधे छायादार आकृति में गिर गया। आश्चर्य की बात यह है कि दुश्मन की भयंकर चालों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे कि वे एक ही आयाम या स्थान समय में भी नहीं थे। यह झांग जुबान रुका और उसे एहसास हुआ कि लू और ओक्सी, काले कपड़े पहने हमलावर और बाकी सब कुछ एक सपने की तरह भ्रामक था, वास्तविकता से पूरी तरह से रहित था। स्विश, छोटा आंगन गायब हो गया। लू और ओक्सी गायब हो गया और काले कपड़े पहने लोग भी नहीं रहे। जो कुछ बचा था वह झांग जुबान था, जो डेस्टिनी नदी के पानी में घुटता हुआ लड़खड़ा रहा था। उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली और सतह पर आने के लिए संघर्ष करने लगा। जैसे ही वह मुक्त हुआ, उसने सोर्स हॉल मास्टर को हैरान भाव के साथ पास में खड़ा देखा, जो अविश्वास में प्रतीत हो रहा था। तुम इतनी जल्दी आजाद हो गए। हॉल मास्टर के चेहरे पर हल्की सी स्वीकृति दिखाई दी। नियति की नदी में प्रवेश करने का मतलब आमतौर पर भाग्य द्वारा फंस जाना, स्वयं को छुड़ाने में असमर्थ होना होता है। झांग जुबान के लिए स्पष्टता हासिल करना और इतनी तेजी से बच निकलना, भले ही उसकी प्रतिभा उल्लेखनीय नहीं थी, लेकिन उसकी मानसिक दृढ़ता निर्विवाद रूप से बेहतर थी।
यह महसूस करते हुए हॉल मास्टर की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, हालांकि उनकी निगाहें ठंडी रहीं। वरिष्ठ, वास्तव में क्या चल रहा है? हॉल मास्टर के बदलते विचारों से अनभिज्ञ झांग जुबान ने पूछा। पहले बाहर निकलो और मैं समझाऊंगा। हॉल मास्टर ने हल्के से इशारे से झांग जुबान को नदी से बाहर खींच लिया। जैसे ही वह बाहर निकला, झांग जुबान को अपने पूरे शरीर से वजन उठा हुआ महसूस हुआ। हालांकि लोअर रोक्सी की रिवर ऑफ डेस्टिनी में प्रवाह विशेष रूप से तेज नहीं था, फिर भी इसने उसे शक्तिहीनता की गहरी भावना के साथ छोड़ दिया। हॉल मास्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के समझाया, ये भाग्य की झलक दिखाने की कला है। भाग्य की झलक? झांग जुबान संदेह से भर गया। हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। हर किसी की अपनी नियति होती है। इसके प्रक्षेप पथ को पहचान कर कोई भी इसका अवलोकन कर सकता है। उदाहरण के लिए, सामान्य लोग आसानी से किसी आलसी और निष्क्रिय व्यक्ति या कड़ी मेहनत करने वाले और लगन से पढ़ाई करने वाले व्यक्ति के भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है। मजबूत के लिए ये और भी आगे जाता है। वे अपनी चेतना को नियति नदी की भव्य लहरों में प्रक्षेपित कर सकते हैं और उन महत्वपूर्ण घटनाओं की झलक देख सकते हैं जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं। तो नदी में हमारी स्थिति वर्तमान का प्रतिनिधित्व करती है, सामने का भाग भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे पीछे अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। झांग जुबान ने चौंकते हुए पूछा। एकदम सही। हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। नियति की नदी समय की नदी की तरह अतीत, वर्तमान और भविष्य से युक्त है, लेकिन इसे केवल देखा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। आपने पहले जो देखा वह एक दृश्य था जो मैंने उसके भाग्य को आपके साथ जोड़कर तैयार किया था। यह एक ऐसा भविष्य है जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित रूप से घटित होगा। झांग जुबान का चेहरा गंभीर हो गया। हॉल मास्टर ने समझाया, नियति की नदी चाहे कितनी भी घुमावदार या अशांत क्यों न हो, हमेशा एक पूर्व निर्धारित गंतव्य की ओर बहती है, ठीक उसी तरह जैसे हर नदी अंततः समुद्र में मिल जाती है। यह इसका अंतिम बिंदु है, लेकिन रास्ते में अनगिनत परिवर्तन हो सकते हैं। जब आप पहले नदी में उतरे तो आपने उसके प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर दिया, जिससे एक महत्वपूर्ण बाधा उत्पन्न हो गई। इससे उसकी नियति की नदी स्रोत से भटक गई। अगर मैं मदद करना भी चाहूं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि अगर वह मेरे मार्गदर्शन का पालन करती है। अपने हाथ के एक झटके से हॉल मास्टर ने लोअर रोक्सी की नदी को वापस मुख्य नदी के भव्य प्रवाह में मिला दिया। तुरंत ऐसा लगा मानो कोई अजगर स्वतंत्र और बेलगाम होकर समुद्र में लौट आया हो। हॉल मास्टर ने विस्तार से बताया, नदी की ओर लौटने वाली धाराएं, चाहे लहरें कितनी भी हो, अपना अंतिम मार्ग नहीं बदल सकती। झांग जुबान चुप हो गया। आप पानी की एक बूंद को सूखने से कैसे बचाते हैं? उत्तर, इसे समुद्र में विलीन कर दो। धाराएं वही हैं, उनकी पृथक कमजोरी में एक भी चट्टान या उभार उन्हें सूखा छोड़ सकता है, लेकिन एक बार जब वे एक शक्तिशाली नदी में शामिल हो जाते हैं तो गर्मी या बाधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अंततः समुद्र तक पहुंच जाएंगे। आपकी प्रतिभा और साधना बहुत कमजोर है। उसके भाग्य को उलझाने से वह केवल खुद को खो देगी और एक अपरिवर्तनीय स्थिति में गिर जाएगी, हॉल मास्टर ने कहा। पर्याप्त, मैंने अपनी बात कह दी है। आपने आप दोनों के बीच असमानता देखी है। यदि आप इस उलझाव को जारी रखते हैं, भले ही इसका मतलब ये हो कि रोक्सी मुझे तुच्छ समझती है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका जीवन समाप्त कर दूंगा। स्रोत का स्वर्ग का भाग्य दोषरहित और सुरक्षित रहना चाहिए। आप उसके साथ शामिल होने के बिल्कुल अयोग्य हैं। कोई और होता तो इतना समय बर्बाद नहीं करता, लेकिन झांग जुबान उनके प्रिय शिष्य के पति थे। ये तथ्य कि उन्होंने अपने क्रोध को रोका और इतना समझाया, यह उनकी सहनशीलता का प्रमाण था। योग्य है या नहीं, समय बताएगा। झांग जुबान की निगाहों में कोई डर नहीं दिख रहा था। इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, हॉल मास्टर ने अपना हाथ हिलाया। झांग जुबान को लगा कि दुनिया घूम रही है। नियति की नदी गायब हो गया और वह वापस आंगन में था। जैसे ही वह चला गया,
अंतरिक्ष समय का ऋषि हॉल मास्टर के सामने प्रकट हुआ। आपने उसे भविष्य की झलक देखने की अनुमति दी। हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। हाँ, मैं चुपचाप उसके भाग्य को देखता रहा। वह कर्म की अनगिनत सहायक नदियों में उलझा हुआ है, जो भाग्य के केंद्र तक गहराई तक पहुंचती हैं। संबंधों का ऐसा जाल ये सुनिश्चित करता है कि वह कार्य कारण के बोझ तले दब जाएगा और बड़ी सफलता हासिल करने में असमर्थ हो जाएगा। यदि लुओ रोक्सी और लुओ क्यूकी उससे उलझे रहे, तो उन्हें भी रसातल में घसीटा जा सकता है। अंतरिक्ष समय के ऋषि ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या आपको लगता है वे सहायक नदियां उसकी ताकत के रूप में काम कर सकती हैं? उसने सोच समझकर पूछा। सहायक नदियों? हॉल मास्टर ने व्यंग्य किया। रोक्सी या क्यूकी के लिए सहायक नदियों के लाभकारी बनने के लिए उन्हें टियर 3 या टियर 2 फीट से जुड़ने की आवश्यकता होगी। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि एक छोटे शहर में उनके जैसा कोई भी व्यक्ति ऐसी हस्तियों से संबंध नहीं रख सकता है? सपने देखते रहो। सत्य। अंतरिक्ष समय के ऋषि इस धारणा की बेरुखी को महसूस करते हुए हंसे। इसके साथ ही दोनों ने अंतरिक्ष की दरार को तोड़ दिया और वांचान गेट के मुख्य हॉल में लौट आए। जब स्थानिक बाधा हटा दी गई, तो लुओ रोक्सी और लुओ क्यूकी जल्दी से आगे बढ़े। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, झांग जुबान ने सिर हिलाकर उन्हें आश्वस्त किया। झांग शी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शक्तिशाली भाग्य या दुर्जय प्रतिभाओं के बारे में भूल जाओ। जब तक हम आपके साथ हैं, और कुछ मायने नहीं रखता। लुओ क्यूकी ने दृढ़तापूर्वक कहा। बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने ताकतवर हैं। जब तक आप यहाँ हैं, दुनिया पूरी है। आपके बिना किसी भी खेती का क्या मतलब है? लुओ रोक्सी दृढ़ता से सहमत हुए। मूर्ख मत बनो। इन दो वरिष्ठों के साथ रहकर विकास करना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। उनकी बात काटते हुए झांग जुबान मंद मंद मुस्कुराई। हालांकि उन्हें लगातार अपमानित किया गया, फिर भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनके शब्दों में कुछ सच्चाई थी। यदि उसकी परेशानियों ने लुओ रोक्सी या लुओ क्यूकी को खतरे में डाल दिया, तो वह खुद को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन कोई परंतु नहीं। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मजबूत बनो। जब आप पर्याप्त शक्तिशाली होंगे तभी हमें कोई नहीं रोक पाएगा। झांग जुबान ने टेलीपैथिक रूप से संचारित किया। सिर हिलाने से पहले दोनों महिलाओं ने एक दूसरे पर नजर डाली। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट से अब तक की यात्रा के बाद उन्होंने इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जहां तक झांग जुबान की बात है, जब तक उसकी खेती में सुधार नहीं होता, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। इस तरह वो प्रभावित नहीं होगा। लुओ रोक्सी ने हॉल मास्टर को संबोधित करते हुए कहा। मैं लुओ शी जैसा ही महसूस करता हूँ। लुओ क्यूकी ने सिर हिलाया। अच्छा। हॉल मास्टर और स्पेस टाइम के सेज ने एक दूसरे को राहत भरी नजरों से देखा। उनका सबसे बड़ा डर झांग जुबान को साथ ले जाने की जिद करने वाली महिलाएं थीं। अब जब मामला सुलझ गया तो राहत मिली। आज की घटनाएं अज्ञात ही रहनी चाहिए। इसके बारे में भूल जाओ। हॉल मास्टर ने अपने हाथ के झटके से प्रकाश की एक लहर छोड़ी जो बाहर की ओर फैल गई। भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए उसने उपस्थित लोगों की स्मृति को मिटाने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही लहर जियो हुआंग जी तक पहुंची, वह विलुप्त हो गई। एक शांत आवाज सुनाई दी। क्षमा करें, हॉल मास्टर, मेरे शिष्य की यादें मिटाने के लिए आपकी नहीं है। ये दीर्घायु सर्वोच्च था। कुछ क्षण बाद अन्य विशेषज्ञों ने भी हस्तक्षेप किया, अपने शिष्यों को बचाया और स्मृति मिटाने वाली लहर को नष्ट कर दिया। रुको, ये सभी आपके शिष्य हैं? हॉल मास्टर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, और वे सब यहाँ कैसे हैं? दीर्घायु सुप्रीम मुस्कुराए, क्योंकि वे झांग जुबान के छात्र हैं। ओह, और उसके जानवर साथी, एक उसका पालतू है और दूसरा उसका घोड़ा है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हॉल मास्टर और ऋषि दोनों। स्वर पथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति पुस्तक 2, अध्याय 124, नियति का दूसरा क्षेत्र।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। खंड 2 अध्याय 124 नियति का दूसरा क्षेत्र। क्या ऐसा हो सकता है? जो सहायक नदियां तुमने देखी, क्या वे हैं? एक लंबे विराम के बाद अंतरिक्ष समय का ऋषि अंततः अपनी उलझन से बाहर निकला। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। कई सहायक नदियों वाली नदी में वास्तव में संभावित खतरे हो सकते हैं। हालांकि यदि ये सहायक नदियां यांगिजी, पीली, मेकान या नील नदियों के स्तर पर होती, तो वे मात्र सहायक नदियां नहीं बल्कि पानी का साम्राज्य होती। यह सोर्स हॉल मास्टर के पास भी शब्द नहीं थे। उनके सामने लॉन्गविटी, सुप्रीम, फेंग युवानपिंग, मियाओ हिंग शेंग, झो कांग और अन्य खड़े थे। हालांकि उनकी साधना और स्वर्ग के भाग्य पर महारत थोड़ी कमतर थी। प्रत्येक अपने आप में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जिसके पास अपार ताकत थी। संयुक्त वे नहीं थे जिन लोगों को हल्के में अपमानित किया जा सकता है, जिसे उन्होंने महत्वहीन सहायक नदियां या छोटी छोटी नदियां मान लिया था। वे स्वयं के समान प्राणी बन गए। हम बहुत उतावले थे। सोर्स हॉल मास्टर और स्पेस टाइम के ऋषि दोनों अवाक रह गए। अगर उन्हें पता होता कि झांग जुबान इतना दुर्जय है, तो उन्हें धमकी देने की हिम्मत नहीं होती। तमाम हंगामे के बाद असली जोकर तो वे ही निकले। फिर भी, चाहे किसी के संबंध कितने भी मजबूत क्यों न हो, अगर उनमें ताकत की कमी है, तो ये सब व्यर्थ था। चल दर यह महसूस करते हुए कि अब और रुकने से केवल और अधिक अपमान होगा, सोर्स हॉल मास्टर ने संकोच नहीं किया। अपने हाथ की एक लहर के साथ लुओ रोक्सी शक्ति की लहर में घिर गया और दोनों शून्य में गायब हो गए। स्पेस टाइम के ऋषि ने भी इसका अनुसरण किया और लुओ क्यूकी को अपने साथ ले गए। हम भी छुट्टी ले लेंगे। दीर्घायु सर्वोच्च ने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। एक एक करके झो कैंग, फेंग युवानपिंग और अन्य लोग अंतरिक्ष में घुस गए और चले गए। कुछ ही क्षणों में झांग जुबान के सहयोगी लियू यांग, युआन ताओ, लुचोंग, वेई रुयान, झांग जुक्सियाओ, कोंग शियाओ, शान जियाओटिन, बाई रुवानिकिंग, दाओली, लिटिल चिक, लुओ रोक्सी और लुओ क्यूकी सभी को ले जाया गया। केवल सन कियांग, लियू मिंगयू, यू जियाओयू और होंग ही रह गए। स्वर्ग के भाग्य पर सन कियांग की महारत ने किसी भी महान शक्ति का ध्यान आकर्षित नहीं किया था। जहां तक लियू मिंगयू और अन्य लोगों की बात है, हालांकि झांग जुबान की शिक्षाओं ने उनकी प्रतिभा को औसत से ऊपर उठा दिया था, फिर भी वे सच्ची प्रतिभाओं से बहुत दूर थे। यहाँ तक कि स्वर्ग के भाग्य के बारे में उनकी समझ भी प्रभावित करने में विफल रही। शिक्षक, हमने आपको निराश कर दिया है। लियू मिंगयू और अन्य लोग शर्मिंदगी से लाल हो गए। वे एक समय स्वयं को असाधारण, कहीं भी खड़े होने में सक्षम समझते थे, लेकिन अपने गुरु के अन्य शिष्यों से मिलने के बाद अंतर स्पष्ट हो गया। एक साधारण परीक्षा में भी उन पहले के शिष्यों को शक्तिशाली लोगों ने छीन लिया, जबकि वे पीछे रह गए। जब तक आप ईमानदारी से खेती करते रहेंगे, मुझे निराश करने जैसी कोई बात नहीं है, झांग जुबान ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें आश्वस्त किया। चिंता मत करो शिक्षक, मैं अपने प्रयासों को दोगुना कर दूंगा और अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों की तरह प्रतिभाशाली बनने का प्रयास करूंगा। लियू मिंगयू ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की। उसके पिता चले गए थे, लियू परिवार का पतन हो गया था, और जो कुछ बचा था वह झांग जुबान के मार्गदर्शन में खेती के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित करना था। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और इतना खेलना बंद कर दूंगा। यू जियाओयू ने आवाज लगाई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं। वह हमेशा प्रतिभाशाली थी लेकिन अत्यधिक चंचल थी। व्हाइट रॉक सिटी में उसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अगर वह नहीं बदली, तो वह दाओली के बराबर भी नहीं पहुंच पाएगी। अपने वरिष्ठ भाइयों और बहनों की तो बात ही छोड़िए। मैं भी कड़ी मेहनत करूंगा। होंग ही ने उत्साह से सिर हिलाया। झांग जुबान ने उसे अपना भाग्य चुनने का अवसर दिया था, वह इसे बर्बाद नहीं कर सकता था। उनके दृढ़ संकल्प को देखकर झांग जुबान ने संतुष्टि में सिर हिलाया।
इसने उन्हें झाओया और अन्य लोगों की याद दिला दी जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की थी। हारे हुए थे लेकिन धीरे धीरे दृढ़ होते जा रहे थे, आत्मविश्वास के साथ। भविष्य अब पहुंच से बाहर नहीं था। इस बीच आसपास मौजूद दर्शक आपस में बड़बड़ाने लगे, क्या चल रहा है? हम यहाँ कैसे आए? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। शायद हम डेस्टिनी हॉल में मिशन की तलाश में थे। ये समझ में आता है। आइए इसकी जांच करें। भीड़ में से कई लोग भ्रमित लग रहे थे। सोर्स हॉल मास्टर ने उनकी यादें मिटा दी। यहाँ तक कि शी युनजिंग और कियान युहुआन जैसी प्रमुख हस्तियां भी हैरान रह गईं। पहले वाले ने गहरी भौहें सिकुड़ी और नजर घुमाई। गेट मास्टर कियान, क्या आप मुझे यहाँ लाए हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे याद है। कियान युहुआन ने एक विचार आने से पहले अपना सिर खुजलाया। रुको, क्या तुम स्वर्ग के भाग्य आकलन की जांच नहीं कर रहे थे? ये कैसे हुआ? हाँ, मैं था, लेकिन मैं किसे लाया? शी युनजिन चिंतन में डूब गए। जैसे ही उन्होंने चीजों को जोड़ने की कोशिश की, यान सान शीसे ने अपना सिर रगड़ा। ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, इस परीक्षण के दौरान कम से कम मैं स्टार रिवर क्षेत्र में पहुँच गया। अब ज़ोई राजवंश में कौन मेरी तुलना कर सकता है? ये देखकर कि हर कोई महत्वपूर्ण घटनाओं को भूल गया था, झांग जुबान ने राहत की सांस ली। सन कियांग और अन्य लोगों को बुलाते हुए वह उन्हें अपने आवास पर वापस ले गया। झांग मनों में लौटकर झांग जुबान सीधे अपने कमरे में चला गया। हालांकि उसने तेजी से प्रगति की थी, फिर भी उसे और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता महसूस हुई। अन्यथा उसे पिछड़ने का डर था। चलो सबसे पहले स्टार नदी क्षेत्र में प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें। वह धर्म पहलू क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया है। टाइडल वेव मोमेंटम लेवल 4, मोदाओ लेवल 3 और फ्लोइंग लाइट लेवल 2 के बारे में उनकी समझ ठोस थी, फिर भी हेवंस फेट ऑफ पाथोस उनकी सबसे कमजोर रही। विडंबना यह है कि यही उनकी आगे की उन्नति की कुंजी भी थी। आगे बढ़ने से पहले उसे इसे दूसरे चरण तक ले जाने की जरूरत थी। स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी में अपनी चेतना को विसर्जित करते हुए झांग हुआन ने ज्वारीय तरंग गति का अवलोकन किया, विशाल और शक्तिशाली, फिर भी पाथोस हेवन के भाग्य के जाल के भीतर विवश एक कोकून जो खुलने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसे तोड़ने के लिए इसके गहन सिद्धांतों को समझना और पर्याप्त स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा एकत्र करना आवश्यक है। जैसे ही उसका दिमाग भावनाओं के जटिल धागों का अनुसरण करता था, एक धुंधली याद सामने आती थी। एक पहाड़ के ऊपर एक उज्जवल सुबह, अपने ससुर नियुन के पास खड़े होकर उन्होंने याद किया, द सोर्स वर्ल्ड। क्या आप इसे समझ सकते हैं? नियुन ने दूर आकाश की ओर देखते हुए पूछा। झिझकते हुए झांग जुबान ने उत्तर दिया, हाँ, नई दुनिया बनाने की सारी शक्ति वहीं से उत्पन्न होती है। लेकिन यह अजीब है, जब तक पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जाता है, ये छिपे हुए खतरों को छोड़ देता है जिन्हें हल नहीं किया जा सकता है। कोंगशी ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसा महसूस होता है मानो कोई और मेरे भाग्य को नियंत्रित कर रहा है, किसी भी क्षण इसे तोड़ने के लिए तैयार है। नी यून की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। आपकी इंद्रियां सटीक हैं। सोर्स वर्ल्ड वास्तव में अजीब है। वर्षों पहले मैं अपनी शक्ति का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति की हथेली के एक प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गया था। हाल ही में मैंने खुलासा किया है कि वह व्यक्ति कौन हो सकता है और उन्होंने मुझे क्यों निशाना बनाया। इससे पहले कि झांग हुआन और कोंगशी कुछ और पूछ पाते, नीयुन ने उनके माथे पर अपनी उंगली दबा दी, जिससे प्रकाश की किरण फैल गई। मैंने उत्तर को आपकी यादों में बंद कर दिया है। जब आपकी साधना अपेक्षित स्तर तक पहुंच जाएगी तो आप समझ जाएंगे। समय से पहले जानने से आप खतरे में पड़ सकते हैं। इसके साथ नीयुन सोर्स वर्ल्ड में गायब हो गई और एक गुप्त चेतावनी छोड़ गई, जब आप आए तो नई दुनिया की शक्तियों का लापरवाही से उपयोग न करें। परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वर्तमान में वापस आते हुए झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। स्मृति इतनी खंडित थी कि उसे पूरी तरह से जोड़ना संभव नहीं था, लेकिन समय के साथ यह स्पष्ट हो जाएगा। अभी के लिए
उन्होंने पाथोस हेवन के भाग्य को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके भावनात्मक धागों का नेटवर्क अधिक चमकीला, मजबूत और अधिक लचीला होता जा रहा है। वह दूसरे चरण तक पहुंचने में सफल हो गया था। फिर भी सफलता अधूरी महसूस हुई। पर्याप्त स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के बिना वह आगे नहीं बढ़ सका। दूसरों को समान सफलताओं के लिए केवल हजारों धागों की आवश्यकता थी, लेकिन उसे लाखों धागों की आवश्यकता थी। मैंने उनसे पहले संसाधन क्यों नहीं मांगे? झांग जुबान ने हताशा में अपने माथे पर थप्पड़ मारा। अब बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन शायद यह अच्छे के लिए ही था। इतने सारे लोगों के सामने स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा मांगने से संदेह पैदा हो सकता है। अभी के लिए वो ऐसा करेगा। अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। एक साथ रंग का बादल फूट पड़ा, जिससे आकाश खिले हुए कमल की तरह जगमगा उठा। अब क्या हो रहा है? झांग जुबान हैरान होकर बाहर निकली। उसने कुछ नहीं किया था। क्या उसने किया था? स्वर्ग पथ की लाइब्रेरी 2, शाश्वत नियति पुस्तक 2, अध्याय 125, दिव्य क्षेत्र बहते रंग। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। खंड 2, अध्याय 125, दिव्य क्षेत्र बहते रंग। आकाश में बादल चमकीले रंगों से झिलमिला रहे थे, जैसे कोई जीवंत सूर्यास्त हो जो आकाश से फैल रहा हो और आकाश के अधिकांश हिस्से को रोशन कर रहा हो। क्या चल रहा है? न केवल झांग जुबान ने इस विसंगति को नोटिस किया, बल्कि झांग एस्टेट में हर कोई भी चिंतित हो गया। सन कियांग, लियू मिंग्यू और अन्य लोग अपने कमरों से बाहर निकले और जिज्ञासा और आश्चर्य से अपना सिर आसमान की ओर उठाया। उनके सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि कुछ असाधारण घटित हो रहा था। क्या ये किसी प्रकार के खजाने का जन्म हो सकता है? सन कियांग जोर जोर से अटकलें लगाने से खुद को नहीं रोक सका। असंभव। झांग जुबान ने अपना सिर हिलाया। हालांकि खजाने ऐसी चमक बिखेर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा करने के लिए अद्वितीय स्तर की वस्तु की आवश्यकता होगी। इसका सरासर दबाव उनके लिए असहनीय होता। इसके अलावा यदि इस क्षमता का कोई खजाना दिखाई देता, तो झो कैंग और अन्य जो हाल ही में चले गए थे, निश्चित रूप से वहां पहुंच गए होते। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा। तो क्या ये किसी दिव्य जानवर का आगमन हो सकता है? सुन कियांग ने अनुमान लगाना जारी रखा। 7 रंग की रोशनी से अक्सर शुभता का प्रतीक माना जाता था। यह आमतौर पर खजाने, औषधीय जड़ी बूटियों या दिव्य जानवरों की उपस्थिति का संकेत देता है। वह किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सका। शायद। झांग जुबान ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। जैसे ही वह सन कियांग को बाहर जाकर कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहने ही वाला था, एक नौकर तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। मास्टर, मिन जियांगताओ नाम का कोई व्यक्ति आपसे मिलने यहाँ आया है। उसे अंदर आने दो, झांग जुबान ने इशारा किया। कुछ ही समय बाद नौकर के नेतृत्व में मिन जियांगताओ ने प्रवेश किया। कमरे में कदम रखते ही उसने आदरपूर्वक अपने हाथ जोड़े और अभिवादन किया, लॉर्ड झांग। झांग जुबान ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें जिज्ञासा से भर गईं। आमतौर पर मिन जियांगताओ तब तक नहीं आते जब तक कोई महत्वपूर्ण कारण न हो। उनके अचानक आगमन ने तत्काल समाचार का संकेत दिया। झांग जुबान की प्रश्नवाचक दृष्टि को देखते हुए मिन जियांगताओ ने तुरंत समझाया, मुझे अभी खबर मिली है कि वरिष्ठ भाई पूरे दिन आपके ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मुझे पहले से ही पता था। झांग जुबान ने सिर हिलाया। मो बइये अप्रत्याशित रूप से वानजियांग गेट पर आए और मोहोन पर हमला करने का आदेश दिया। ये स्पष्ट था कि उसका ठिकाना पता चल गया था। मैंने जो सीखा है उसके अनुसार मेरे शिक्षक आपके विरुद्ध कार्य करने की योजना बना रहे होंगे। मिन जियांगताओ अपनी चिंता प्रकट करने से पहले एक पल के लिए झिझके। मोहोन को हराने के लिए रेड चेरी ब्लॉसम का उपयोग करने के लिए मजबूर होने के बाद उसने पहले इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। हालांकि लौटने पर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने मोहोन की हाल की गतिविधियों की सावधानीपूर्वक जांच की। उनका संदेह पक्का हो गया।
झांग जुबान ने सरलता से उत्तर दिया, मैंने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। हालांकि उन्होंने मोहून के साथ अपने द्वंद्व के दौरान मोदाओ तकनीक का उपयोग नहीं किया था। तकनीक की उनकी समझ ने उन्हें पहले से ही हमलों से बचने की अनुमति दी थी। इससे दूसरे पक्ष को कुछ सुराग मिल सकते हैं। लिंग ब्यान की हत्या के बाद से झांग हुआन ने मोबाई के साथ अपने रिश्ते को सुधारना छोड़ दिया था। उनका बाहर गिरना अपरिहार्य था। तो अब क्या करे? मिन जियांग ताओ की अभिव्यक्ति चिंता से भरी हुई थी। हालांकि मोबाई ने उसे दोषपूर्ण ब्लेड तकनीक सिखाई थी, फिर भी वह उसका शिक्षक था। दूसरी ओर झांग जुबान दुर्जय था और उसने उस पर बहुत दयालुता दिखाई थी। दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना एक दुविधा थी। आप चुपचाप उसे मेरी पहचान बता सकते हैं। यदि वह चतुर है तो मैं इसे आपके प्रति सम्मान से बाहर कर दूंगा। यदि नहीं, मैं मोदाओ संप्रदाय के नेता को बदलने में संकोच नहीं करूंगा। झांग जुबान के हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसका स्वर शांत था। इस समय वह मोदाओ संप्रदाय के गुरु को हराने के बारे में आश्वस्त नहीं था। हालांकि कुछ समय दिया जाए, शायद 1 महीना या उससे अधिक, तो उनकी अगली मुठभेड़ का परिणाम निश्चित नहीं होगा। फिलहाल तो उसे बस समय की जरूरत थी। पहले उसने मोबाई को बख्शने का कारण उसे मुखपत्र के रूप में इस्तेमाल करना था। हाँ, मिन जियांग ताओ इस साहसिक बयान पर थोड़ा कांप गए। क्या कुछ और है? झांग जुबान ने गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के बाद अपनी आवाज में नरमी लाते हुए पूछा। नहीं, और कुछ नहीं। मैं अब छुट्टी लूंगा, मिन जियांग ताओ ने जल्दी से जाने से पहले हकलाते हुए कहा। उसे जाते हुए देखकर झांग जुबान सुन कियांग की ओर मुड़ा, जो पास में खड़ा था। 3 कार्य। पहला, किसी को मोदाओ संप्रदाय की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहें। यदि वे हमारे विरुद्ध कोई शत्रुतापूर्ण कदम उठाते हैं तो मुझे तुरंत सूचित करें। दूसरा, पता लगाएं कि हम स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा की बड़ी मात्रा कहां से खरीद सकते हैं। तीसरा, जांच करें कि आकाश में इस विसंगति का कारण क्या है। हाँ, सुन कियांग ने अपनी मुठ्ठियां बांधी और निर्देशों का पालन करने के लिए निकल पड़े। हालांकि उनकी अपनी क्षमताओं के कारण सीधे तौर पर मोदाओ संप्रदाय की जासूसी करना असंभव हो गया था, लेकिन सही कीमत पर जानकारी आसानी से खरीदी जा सकती थी। ये कार्य विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं था। 1 घंटे बाद सन कियांग वापस लौटा। उसकी अभिव्यक्ति तात्कालिकता से भरी थी। यह क्या है? झांग जुबान ने उसके असामान्य आचरण को देखा और भौहें चढ़ा दी। मास्टर, मुझे आकाश में होने वाली विसंगति के बारे में पता चला है। ऐसा लगता है कि यह कोंगशी से संबंधित है, सन कियांग ने बताया। विस्तार से व्याख्या। झांग जुबान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। आकाश में ये घटना न केवल कायम रही, बल्कि समय के साथ और भी अधिक जीवंत हो गई, जैसे कि क्षितिज पर एक ज्वलंत बादल चमक रहा हो। झांग जुबान। इससे पहले कि सुन कियांग विस्तार से बता सके, आंगन के बाहर से एक आवाज आई। एक महिला एक नौकर का पीछा करती हुई दिखाई दी, जो उसे रोकने में असमर्थ लग रहा था। यंग मास्टर, नौकर ने समझाना शुरू किया, लेकिन तुरंत नजरअंदाज कर दिया गया। संबोधन सुनकर झांग जुबान महिला की ओर देखा। उसकी तेजस्वी आंखों में भ्रम का भाव झलक रहा था। क्या आप झांग जुबान हैं? हमें छोड़ दो। झांग जुबान ने नौकर को हाथ हिलाकर दूर कर दिया। उसने उस महिला की ओर देखा जो अंदर आई थी और मंद मंद मुस्कुराया। अघोषित रूप से लेडी फू को यहाँ क्या लाया है? आगंतुक कोई और नहीं बल्कि हानिवान शहर के भूमिगत बाजार के पर्यवेक्षक फू यंगयिंग थे। तो यह वास्तव में आप ही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सुंदर और युवा होंगे जितना मैंने सोचा था, फू यंगयिंग ने उत्साह से कहा। इससे पहले उसने उसे केवल लिंग ब्यान के वेश में देखा था। वह जानती थी कि वह युवा है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना साहसी और करिश्मा से भरपूर होगा। अहम। झांग जुबान को अजीब तरह से खांसी हुई। अत्यधिक सुंदर होना उसके वश की बात नहीं थी, वास्तव में एक बोझ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है।
जिस मामले पर हमने हानेयुआन शहर में चर्चा की, क्या वह अभी भी वैध है? फू यंगएंग ने सीधे पूछा। उसके पहले के आश्चर्य ने ध्यान केंद्रित करने का रास्ता दे दिया। मेरे कबीले की चयन प्रतियोगिता आज दोपहर शुरू होने की घोषणा की गई है। क्या आप मेरी मदद करने के लिए समय निकाल सकते हैं? आज दोपहर। झांग जुवान चौंक गई। पहले वे इस बात पर सहमत हुए थे कि वह आधे महीने बाद कबीले की चयन प्रक्रिया में सहायता करेंगे। अभी 6-7 दिन ही बीते थे। क्या इतने बड़े पारिवारिक आयोजन को अचानक आगे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, फू यंगएंग की अभिव्यक्ति में तात्कालिकता और असहायता दोनों झलक रही थी। मैंने अधिक अच्छी तरह से तैयारी करने और आपका बोझ कम करने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले कि मुझे मौका मिलता, ये खबर आ गई। कबीले का चयन आमतौर पर कठोर और सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया जाता है। अचानक परिवर्तन क्यों? झांग जुवान ने भौहें चढ़ा दी। यह स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित लग रहा था। फू यंगएंग ने आसमान की ओर देखा। ये सब इस विसंगति के कारण है। झांग जुवान और भी अधिक उत्सुक हो गई। आकाश में चमक को दिव्य डोमेन की चमक कहा जाता है। ये स्वर्ग के भाग्य दिव्य डोमेन के मूल के सक्रियण के कारण होता है। फू यंगएंग ने समझाया। दिव्य डोमेन की चमक, कोर सक्रियण। क्या आप ज़ीलैंड वैली के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे ही एहसास हुआ, झांग जुवान की अभिव्यक्ति बदल गई। वह तुरंत सन कियांग की ओर मुड़ा, जिसने पुष्टि में सिर हिलाया। उसके सीने में उत्साह और प्रत्याशा की लहर दौड़ गई। हेवंस फीट डिवाइन डोमेन के कोर की सक्रियता। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि कोंगशी इसे परिष्कृत करने वाला था? जोई राजवंश के पास एकमात्र ज्ञात स्वर्ग का भाग्य दिव्य डोमेन ज़ीलैंड घाटी था। कोंगशी का इसमें पीछा किया गया था और वह तब से चुप था। झांग जुवान ने उसे बचाने के लिए परिश्रम पूर्वक यहाँ की यात्रा की थी। फिर भी इससे पहले कि वह डोमेन में प्रवेश करने का कोई रास्ता खोज पाता, कोंगशी ने पहले ही इसके मूल को सक्रिय कर दिया था। क्या इसका मतलब यह है कि शोधन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी और सफलता निकट थी? यदि हाँ, तो यह अविश्वसनीय समाचार था। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।